क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 साइंस का, वो भी आईसीएसई का। चैप्टर 7 क्या है? स्केलेटन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है, पहले पढ़े हो ये चैप्टर स्केलेटन सिस्टम या नर्वस सिस्टम? नहीं पढ़ा। ठीक है, चलो यहाँ शुरू है। ये देखो, ये स्केलेटन कभी देखे हो पहले? नहीं। चलो ध्यान से देखो, इसमें सब ये स्केलेटन बनाने तो नहीं आएगा, लेकिन इन सब जितने भी इसके लेवलिंग किया हुआ है सबको ध्यान से देखना। ठीक है, चलो पढ़ते पढ़ते देखेंगे। सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स, हमारे बॉडी में कई ऑर्गन सिस्टम्स हैं। ठीक है, द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स ऑफ द बॉडी एंड देयर फंक्शंस आर आउटलाइंड बिलो। नीचे दिए हुए हैं कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम्स हैं। देखो, 8 ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात किया गया है। ठीक है, अब पहला ऑर्गन सिस्टम कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम किस में काम हेल्प करता है? ब्रेक डाउन करता है। किसको? फूड को ब्रेक डाउन करता है। किस चीज़ में? इनटू यूजेबल पार्ट्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हाँ। दूसरा तुम्हारा सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम कौन सा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ में मदद करता है बॉडी को? ऑक्सीजन इनटेक करता है, लेता है ऑक्सीजन। कहाँ से? हवा से, एयर से ऑक्सीजन लेता है और रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर देता है। ठीक है, तीसरे हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो कि है स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम किस चीज़ में हेल्प करता है बॉडी को? सपोर्ट करता है हमारी बॉडी को। ठीक है, और बॉडी के को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, अगर स्केलेटन सिस्टम ये हड्डी नहीं रहता तो तुमको कोई एक बॉक्सिंग मारता अगर सीने में, तो सीधे तुम्हारे दिल में लग जाता है ना। ये रिब केस तुमको मदद करता है ना, बचाने में, प्रोटेक्ट करता है ना। तो इसीलिए प्रोटेक्ट भी करता है और हमारे बॉडी को सपोर्ट भी करता है स्टैंड करने के लिए इरेक्ट पोजीशन में। ठीक है, मस्क्यूलर सिस्टम क्या होता है? चौथा ऑर्गन सिस्टम है, अलाउज मूवमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी के मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, अब पांचवा है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड को। समझ लो ये एक तरह से ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है बॉडी के अंदर। ठीक है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट को निकालता है और गैसेस को निकालता है। ठीक है, हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे। नर्वस सिस्टम, जो कि कंट्रोल करता है क्या? द फंक्शनिंग ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम। सारे ऑर्गन सिस्टम को सही से बिहेव कर रहा है, सही से रेगुलेट कर रहा है, यही कंट्रोल करता है कौन? नर्वस सिस्टम। ठीक है, बिहेवियर को भी रेगुलेट करता है। ठीक है, अब सातवां हम लोग ऑर्गन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि हमारे बॉडी से वेस्ट जो है वो निकालता है। ठीक है, लास्ट हम लोग पढ़ेंगे सबसे मेजर ऑर्गन सिस्टम में से कौन? 8वां जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, ये प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग्स, ये नए बच्चे को जन्म देता है। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द स्केलेटन सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे और डीपली। ठीक है, सबसे पहले स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ना। स्केलेटन सिस्टम और नर्वस सिस्टम मतलब 3rd और 6th को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, 3rd बहुत इंपॉर्टेंट है। स्केलेटन सिस्टम को क्या बताए थे, किस लिए हेल्प करता है स्केलेटन सिस्टम, किस किस चीज़ में? ताकि अपने बॉडी को सपोर्ट मिल सके, अगर कोई बॉक्सिंग से हम पे हमला कर सके। ये एग्जांपल नहीं देना है, वो प्रोटेक्ट करता है अपने इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, ठीक है, और बॉडी को सपोर्ट भी करता है। किस लिए? स्टैंड करने के लिए इरेक्ट पोजीशन में। द स्केलेटन सिस्टम, द स्केलेटन इज अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। एक बोन्स का ढांचा है, ये हड्डियों का ढांचा है स्केलेटन इन आवर बॉडी। द ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल। इसके ह्यूमन स्केलेटन में क्या क्या किस किस चीज़ से बना होता है ह्यूमन सिस्टम स्केलेटन? स्कल से, खोपड़ी से, बैकबोन रीढ़ की हड्डी से, रिब केज सीने की हड्डी से और लिम्स से। ठीक है, इट प्रोवाइड शेप एंड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। ये प्रोवाइड करता है शेप और स्ट्रक्चर हमारे बॉडी को, और ऑल्सो प्रोटेक्ट करता है किसको? हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को। ठीक है, When a baby is born, जब एक बच्चा जन्म लेता है, it has about 300 बोन। जब तुम भी जन्म लिए होगे, हम भी जन्म जब लिए होंगे, तो हमारे 300 हड्डी के आसपास हड्डियाँ थी हमारे अंदर। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो हड्डियाँ, छोटी छोटी हड्डियाँ आपस में मिलती गई, फ्यूज़ हुई। ठीक है, मेनी ऑफ दीज बोन्स फ्यूज टुगेदर एज द बेबी ग्रोज अप। जैसे जैसे तुम बढ़े, ये छोटी छोटी हड्डियाँ एक में मिलती गई और बड़ी हड्डियाँ बन गई। और जब एडल्ट हो जाते हो तो तुम्हारे अंदर कितनी हड्डियाँ फिर बच जाती हैं? 206। सब 206 मजबूत हड्डियाँ बच जाती हैं। ठीक है, अब सबसे पहला पार्ट हम लोग बात करते हैं स्केलेटन सिस्टम का, स्कल, जो खोपड़ी होता है। स्कल में 22 बोन्स होता है। ठीक है,
द अपर पार्ट ऑफ द स्कल, जो ऊपर का हिस्सा होता है स्कल का, ये बहुत हार्ड होता है, ठीक है, और उसमें 8 हड्डियां होती हैं। इट इनक्लोजेज एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन, ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को ढका हुआ, इनक्लोज किए रहता है, ढका हुआ रहता है और प्रोटेक्ट भी करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है, लाइक अ हेलमेट। अगर हम मान लो हमारा स्कल नहीं होता तो हम तुम्हारे सर पे अगर हल्का सा भी ढपली मारते तो सीधे तुम्हारे ब्रेन को लगता ना। द फेस रीजन इज मेड ऑफ 14 बोन्स, ठीक है, जो फेस का जो पोर्शन होता है चेहरे वाला वो 14 हड्डियों से बना हुआ होता है, ठीक है। ऊपर में 8, चेहरे में 14, कितना हो गया, 8 और 14 22। ऑफ ऑल दीज ओनली द लोअर जॉ बोन कैन मूव, इन सब में से सिर्फ नीचे वाला जो जबड़ा होता है वही सिर्फ मूव कर सकता है, ठीक है, बाकी और कोई चीज़ मूव नहीं करता है। कोई और हड्डी तुम्हारा मूव करता है स्कल का? नहीं ना। दिस एनेबल अस टू स्पीक एंड ईट, और ये नीचे वाला जबड़ा जो हिलता है इसके कारण क्या होता है, नीचे वाले जॉ के मूवमेंट से हम बोल पाते हैं और खा पाते हैं, ठीक है। अब हम लोग दूसरा स्केलेटन सिस्टम का दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, जो बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। स्कल इज अटैच्ड टू द बैकबोन, जो हमारा खोपड़ी होता है, स्कल होता है, वो किससे अटैच्ड होता है, रीढ़ की हड्डी से। द बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड बोन्स, 33 छोटे छोटे बटरफ्लाई जैसे बने हुए हड्डियों से बना हुआ होता है रीढ़ का हड्डी, हमारा जो बैकबोन है, ठीक है। और ये 33 स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड बोन्स जो है, इनको हम क्या कहते हैं, वर्टिब्रे, ठीक है। द बैकबोन सपोर्ट्स आवर बॉडी, जो बैकबोन है वो हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है किसको, स्पाइनल कॉर्ड को, ठीक है। द बैकबोन इज ऑल्सो कॉल्ड द वर्टिब्रल कॉलम और द स्पाइन, बैकबोन को हम क्या और कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं या फिर स्पाइन बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग तीसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे, रिब केज के बारे में। एक बार बैकबोन का फोटो देख लो, ये बैकबोन है, ये सब छोटे छोटे वर्टिब्री हैं, ये कुल मिलाकर 33 होंगे, ठीक है। अब हम लोग रिब केज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, आ जाओ यहाँ पे। रिब केज कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर्स ऑफ कर्व्ड बोन्स, रिब केज में 12 पेयर होता है, मतलब 12 जोड़े, ये इस साइड 12 उस साइड 12, यानी कुल मिलाकर 24 हो गए, 12 पेयर ऑफ कर्व्ड बोन्स कॉल्ड रिब्स, ठीक है, इन्हीं को रिब्स कहते हैं। द रिब्स आर अटैच्ड टू द स्पाइन, रिब्स जो होते हैं किससे अटैच होते हैं, स्पाइन से अटैच्ड होते हैं, ठीक है। एट द बैक, पीछे की तरफ में स्पाइन रहता है, एंड टू द ब्रेस्ट बोन इन द फ्रंट, और सामने की तरफ ब्रेस्ट बोन होता है, ठीक है। द लोवेस्ट 2 पेयर्स आर अटैच्ड ओनली टू द बैकबोन, जो लोवेस्ट 2 पेयर्स जो होता है, सबसे नीचे वाला जो 2 पेयर होता है, ये अटैच किससे होता है, बैकबोन से होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ बैकबोन से अटैच रहता है नीचे का दोनों पेयर्स, ठीक है। इन्हीं को हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। देखो नीचे वाला सिर्फ बैकबोन से अटैच्ड है ना दोनों, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, द रिबकेज एनक्लोजेज द हार्ट, रिबकेज किसको किसको ढक के रखता है, हार्ट को, हमारे लंग्स को, और उनको प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एक और पार्ट के बारे में जिसको हम लिम्स बोलते हैं, ठीक है। द आर्म्स एंड लेग्स आर कॉल्ड लिम्स, जो हमारे हाथ होते हैं और पैर होते हैं उन्हीं को लिम्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो आर्म बोन्स दिखाया हुआ है, ये लेग बोन्स दिखाया हुआ है, ये दोनों लिम्स ही है, ठीक है। अब देखो, द आर्म्स आर अटैच टू द शोल्डर बोन्स, आर्म्स जो होते हैं, हमारे हाथ जो होते हैं, वो हमारे शोल्डर बोन्स, कंधे के बोन्स से अटैच्ड होते हैं। द अपर आर्म हैज़ 1 लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस, ठीक है। अपर आर्म में एक लंबा बोन होता है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। कैसे कह सकते हैं इसको, ह्यूमरस, ठीक है। द लोअर आर्म हैज़ 2 बोन्स, नीचे वाले आर्म्स में थाई बोन और फीमर इज अटैच्ड टू द हिप बोन्स। थाई बोन देखो यहाँ पर है, ये थाई बोन, फीमर देखो दिखाया हुआ है। थाई बोन और फीमर कहाँ अटैच्ड होता है, हिप बोन्स में होता है ना, देखो इट इज़ द लॉन्गेस्ट बोन, ठीक है। ये थाई बोन जो होता है, या फिर इसको फीमर भी बोल सकते हैं, ये सबसे लंबा बोन होता है, ठीक है। ये किससे अटैच होता है, हिप बोन से अटैच होता है। द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स, नीचे वाले लेग में
दो बोन्स होते हैं, ठीक है। द अपर लेग मीट्स द लोअर लेग एट द नी। जो नीचे वाला लेग है वो ऊपर वाले लेग से कहाँ पे मीट करता है? इस नी पे मीट करता है, यही नी कहलाता है, ठीक है। ये नीचे वाला है लेग तुम्हारा, ये अपर है, ठीक है। मेनी स्मॉल बोन्स मेक अप द एंकल, फुट एंड टोज। बहुत सारे स्मॉल बोन्स जो हैं वो तुम्हारे एंकल बनाते हैं, फुट बनाते हैं और टोज बनाते हैं, ठीक है। एंकल, फुट और टोज, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं, किस किस चीज़ में काम आता है। एक तो सपोर्ट में आता ही है, ये तो तुम पढ़े ही हो। बॉडी को स्ट्रेंथ देने के लिए आता ही है और बॉडी को एक प्रॉपर शेप देता है, ठीक है। अगर तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं होती तो तुम आराम से फट से गिर जाते ना नीचे, जो कार्टून में दिखाता है। द स्केलेटन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड आवर बॉडी। स्केलेटन जो है प्रोटेक्ट भी करता है किसको? जो नाजुक अंग होते हैं हमारे, ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको, ठीक है। कौन कौन से नाजुक ऑर्गन होते हैं? सच एज द ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स, ठीक है। द लॉन्ग बोन्स सच एज द बोन्स इन द आर्म्स एंड लेग्स आर हॉलो। जो लंबे बोन्स होते हैं, जैसे कि बोन्स जो हमारे आर्म्स में होते हैं या लेग्स में होते हैं, वो हॉलो होते हैं, ठीक है। अंदर से गैप रहता है उनके बीच में, ठीक है, खोखले रहते हैं। एंड आर फिल्ड विथ, और उसमें क्या हॉलो चीज़ में क्या भरा रहता है? एक सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस भरा रहता है, ठीक है। और उस सॉफ्ट जेली लाइक मटेरियल को क्या बोलते हैं हम? बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है। बोन मैरो कहाँ फिल्ड अप रहता है? बोन मैरो कहाँ रहता है? उन बोन्स के हॉलो में, हॉलो सरफेस में भरे हुए रहते हैं, ठीक है। किन किन बोन्स में? वो लंबे बोन्स, जैसे कि तुम्हारे आर्म्स और लेग्स के बोन्स हो गए, उन सब में, ठीक है। एक सॉफ्ट जेली लाइक सब्सटेंस भरा हुआ होता है जिसको कि बोन मैरो बोलते हैं। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ठीक है। बोन मैरो पूछा जा सकता है। द ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी आर मेड इन द बोन मैरो। ब्लड सेल्स जो हमारे बॉडी में है वो बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। जॉइंट्स, ठीक है। अब हम लोग जॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। आवर बोन्स आर हार्ड एंड स्टिफ। हमारे बोन्स जो होते हैं हार्ड होते हैं और स्टिफ होते हैं, बट वी कैन स्टिल बेंड एंड मूव आवर बॉडी। पर हम तब भी अपने बॉडी को बेंड कर सकते हैं, झुका सकते हैं और मूव कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल होता है क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जॉइंट्स। हमारी बॉडी में जॉइंट्स प्रेजेंट हैं, इसी कारण से हम अपने बॉडी को बेंड कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। नहीं तो बॉडी स्टिफ हो जाता ना, हिलता ही नहीं। अगर सब बोन्स एक ही रहता, कहीं जॉइंट ही नहीं रहता, तो बॉडी घूम ही नहीं पाता। क्योंकि ये देखो जो जॉइंट्स बीच में है, इसलिए बॉडी मूव कर पाता है और बेंड भी कर पाता है, ठीक है। जॉइंट इज़ अ प्लेस। जॉइंट को क्या होता है? जॉइंट एक ऐसा प्लेस होता है, देखो यहाँ पे, जॉइंट एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ दो या दो से अधिक हड्डियाँ मिलती हैं, ठीक है। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट अ जॉइंट बाई स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर्स कॉल्ड लिगामेंट्स। अब दो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ी रहती हैं जॉइंट्स पे? ये स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर की मदद से, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर ही कहलाता है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या होता है? एक स्ट्रॉन्ग इलास्टिक फाइबर होता है जो दो हड्डियों को आपस में पकड़े हुए रखता है, ठीक है, जॉइंट्स पर। आवर स्केलेटन हैज़ टू टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। हमारे स्केलेटन में दो तरह के जॉइंट होते हैं, फिक्स जॉइंट या फिर मूवेबल जॉइंट। द स्कल जॉइंट्स आर फिक्स्ड। जो खोपड़ी वाले जॉइंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं एंड डू नॉट अलाउ एनी मूवमेंट, और कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं करते हैं। पता था ना, स्कल जॉइंट्स में कोई भी एकदम फिक्स्ड होता है, कोई भी मूवमेंट नहीं होता है। द मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर ऑफ 4 टाइप। जो मूवेबल जॉइंट होता है हमारे बॉडी में, ये 4 तरह का होता है। कौन कौन से? द मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर ऑफ 4 टाइप्स। मूवेबल जॉइंट्स हमारे बॉडी में 4 तरीके के होते हैं। हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट एंड बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। 4 तरह के जॉइंट होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हम पूछ भी सकते हैं। A stiff but flexible substance called cartilage is present on the surface of bones where they join with other bones. एक stiff कस के कड़ा और फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है जिसको कि हम कार्टिलेज बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द सरफेस ऑफ बोन्स के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। वेयर दे ज्वाइन विथ अदर बोन्स, जहाँ पर एक हड्डी दूसरे हड्डियों से जुड़ती है, ठीक है। कार्टिलेज प्रिवेंट द बोन्स फ्रॉम वेयरिंग आउट।
टूटने से, वेयरिंग आउट, उखड़ने से कार्टिलेज उसको मदद करता है, बचाता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ रबिंग अगेंस्ट ईच अदर। अब दो हड्डियाँ आपस में रगड़ाएंगी तो उसमें घर्षण के, फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे वेयरिंग हो सकता है ना, तो कार्टिलेज वही प्रिवेंट करता है, ठीक है। अब देखो चारों जॉइंट का तुमको फोटो बना के दिखाया हुआ है। हिंज जॉइंट देखो कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चारों जॉइंट के बारे में पूछा ही जाएगा। हिंज जॉइंट, द जॉइंट्स इन आवर एल्बोज, जो हमारे एल्बोज में जॉइंट रहता है या नीज में रहता है या फिंगर्स में रहता है और या टोज में रहता है, ये सब हिंज ऑफ अ डोर जैसा होता है, ठीक है। ये अलाउ करता है मूवमेंट इन वन डायरेक्शन ओनली। एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा नी बेंड करता है, दो डायरेक्शन में बेंड करता है नहीं ना, ठीक है। तो इस तरह के जॉइंट को हम हिंज जॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल देना होगा तो एल्बोज, नीज, फिंगर्स और टोज दे सकते हो, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पाइवट जॉइंट के बारे में। स्कल जॉइंस द बैकबोन, जो खोपड़ी होता है हमारे रीढ़ की हड्डी से जुड़ा होता है। कहाँ पे, ये देखो ये पाइवट जॉइंट बना हुआ है, ये स्कल ऊपर में है, ये नीचे में रीढ़ का हड्डी जा रहा है, ये बीच में पाइवट जॉइंट है, ठीक है, जो गर्दन की हड्डी होती है। दिस जॉइंट हेल्प अस टू मूव आवर हेड साइडवेज। ये जॉइंट हमको किस चीज़ में मदद करता है, हमारे हेड को मूव करता है, साइडवेज मूव करने में मदद करता है, अपवर्ड्स मूव करने में या डाउनवर्ड्स मूव करने के लिए, इसीलिए हम सर को अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, ठीक है। पाइवट जॉइंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बिटवीन द बोन्स ऑफ द फोर आर्म, हमारे फोर आर्म्स के बोन्स में भी प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ग्लाइडिंग जॉइंट के बारे में, ठीक है, जॉइंट, ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट्स कहाँ एग्जिस्ट करता है, बिटवीन द बोन्स इन रिस्ट के बोन्स में और एंकल में, ठीक है, एंड ऑल्सो बिटवीन द वर्टिब्रेई। वर्टिब्रेई किसको कहते हैं, याद है, बैकबोन बटरफ्लाई शेप्ड होता है ना, 33, उनको वर्टिब्रेई कहते हैं ना, तो वर्टिब्रेई में भी प्रेजेंट होता है ग्लाइडिंग जॉइंट, ठीक है, ऑफ द स्पाइन। दे मेक इट पॉसिबल, ये पॉसिबल किस चीज़ में मदद करते हैं, फॉर अस टू बेंड, हमें झुकने में मदद करते हैं। अब बैक, हमारे बैक को झुकने में थोड़ा सा बेंड होता है ना, हमारा बैक झुक सकता है ना, नहीं तो स्टिफ रहता। ट्विस्ट करने में हमें मदद करता है, हम बॉडी अपने बैकबोन को ट्विस्ट भी करते हैं, टर्न भी करते हैं। सच जॉइंट्स ऑल्सो एग्जिस्ट बिटवीन द रिब्स, ये हमारे रिब्स में भी मौजूद रहते हैं और द ब्रेस्ट बोन में भी, ठीक है। अब हम लोग लास्ट बात करते हैं, सबसे लास्ट जॉइंट का कौन सा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इस तरह का बॉल रहता है, इस तरह का सॉकेट रहता है, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है, ये सॉकेट, ये बॉल, इसमें देखो बॉल और सॉकेट जॉइंट। इन दीज जॉइंट्स द एंड ऑफ वन बोन, एक बोन का एंड जो होता है इज शेप्ड लाइक अ बॉल, वो बॉल की तरह शेप्ड रहता है, ठीक है। द एंड ऑफ द अदर बोन इज शेप्ड लाइक अ कप, अदर बोन जो होता है वो कप की शेप का होता है, ये जाके इसमें फिक्स हो जाता है। अब जो मूवमेंट होगा ये इसी बॉल के अंदर ही होगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा तो हड्डी टूट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। द बॉल एंड नीटली फिट्स इनटू द सॉकेट, जो बॉल एंड होता है वो नीटली सॉकेट के अंदर फिक्स्ड रहता है, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स अलाउज मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शंस, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के कारण मूवमेंट जो हो जाता है ऑल डायरेक्शंस में ईजिली हो जाता है। एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं, तुम्हारे शोल्डर की जॉइंट, जो तुम्हारे कंधे की जॉइंट होती है, हिप जॉइंट जो होती है, ये सब बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। चारों जॉइंट पढ़ लेना, ठीक है। कार्टिलेजेस आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अदर बॉडी पार्ट सच एज एक्सटर्नल ईयर, जो हमारे बाहरी कान में भी प्रेजेंट होता है कार्टिलेजेस, एंड नोज में भी प्रेजेंट होता है, वेयर दे हेल्प इन गिविंग देम अ डेफिनेट शेप, जहाँ पर वो कान और नाक को एक डेफिनेट शेप देने में मदद भी करता है, ठीक है। अब लोग बात करते हैं मसल्स के। मसल्स आर फ्लैशी बंडल्स ऑफ थिन इलास्टिक मटेरियल that help bones and joints to move. Muscles fleshy bundles of thin elastic materials होते हैं जो कि हेल्प करते हैं हड्डियों को और joints को मूव करने में। फ्लैशी मतलब मांस वाले, बंडल्स गुच्छेदार होते हैं, पतले होते हैं, इलास्टिक मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, इलास्टिक की तरह खींचने वाले मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। मसल्स आर अटैच टू द बोन्स, मसल्स अटैच होते हैं किससे, हड्डियों से, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स की मदद से अटैच होते हैं बोन से, और उन स्ट्रॉन्ग फाइबर्स को क्या कहते हैं, टेंडन्स, ठीक है। ये भी डेफिनेशन आ सकता है कि टेंडन्स किसको कहते हैं, ठीक है। अब मसल्स तो पढ़ लिए, मसल समझ गए ना। अब टाइप्स ऑफ मसल्स क्या क्या होते हैं, कौन किस तरह के मसल्स होते हैं। सम मसल्स मूव व्हेन वी वांट देम टू मूव, कुछ मसल्स ऐसे होते हैं वो मूव तभी करते हैं जब हम चाहते हैं कि वो मूव हो। वी कैन कंट्रोल देयर मूवमेंट
हम उनके मूवमेंट को कंट्रोल भी कर सकते हैं। इस तरह के मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं, जिनको कि हम जब चाहें तब मूव कर सकते हैं। द मसल्स ऑफ आवर आर्म्स, हमारे आर्म्स के जो मसल्स होते हैं और हमारे लेग्स के जो मसल्स होते हैं, ये एग्जाम्पल हैं वॉलंटरी मसल्स के, ठीक है। अब सब मसल्स इन आवर बॉडी कांट बी कंट्रोल बाय अस, सब कुछ मसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में वो कंट्रोल नहीं किए जा सकते हैं हमारे द्वारा। दीज कॉल्ड इनवॉलंटरी मसल्स। द मसल्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो मसल्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होते हैं, एंड द वंस दैट मेक आवर आइज ब्लिंक, और वो जो हमारे आँख को पलक झपकने में मदद करते हैं, वो सब एग्जाम्पल होते हैं इनवॉलंटरी मसल्स के। अब तुम द कार्डियक मसल्स इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स। अब एक और तरह के मसल्स, कार्डियक मसल्स के बारे में बात हो रहा है। ये स्पेशल टाइप ऑफ मसल होता है जो प्रेजेंट होता है हमारे हार्ट में, ठीक है। इट वर्क्स ऑल द टाइम एंड नेवर गेट्स टायर्ड। ये हर समय काम करते रहता है और थकता भी नहीं है। देखते हो ना, दिल का जो मसल्स होता है वो लगातार धड़कते रहता है। अगर वो थक गया तो सेवा समाप्त, ठीक है। अब हाउ मसल्स वर्क, अब मसल्स कैसे काम करते हैं। मसल्स यूजुअली वर्क इन पेयर्स बाय कॉन्ट्रैक्टिंग मतलब सिकुड़ना, एंड रिलैक्सिंग मतलब वापस जैसा था वैसे ही नॉर्मल हो जाना। When we lift an object, जब हम कोई ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और bring it towards our shoulder, जब हम अपने कंधे की तरफ ले आते हैं, जैसे कि कोई सामान को उठा के अपने कंधे की तरफ ले आते हैं, तो द मसल्स एट द फ्रंट ऑफ द आर्म, जिसको कि हम बाइसेप्स कहते हैं, ये बाइसेप्स फूल जाते हैं ना। है तुम्हारे बाइसेप्स? बढ़ाना पड़ेगा, मसल्स और रीगेन करना पड़ेगा, प्रोटीन खाना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट वाइल द ये मसल्स जो हैं इन फ्रंट ऑफ द आर्म, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वाइल द मसल्स एट द बैक ऑफ द आर्म, जिनको हम ट्राइसेप्स कहते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, ठीक है। जो ट्राइसेप्स वाले जो मसल्स होते हैं वो रिलैक्स पोजीशन में रहते हैं, जबकि जो बाइसेप्स वाले मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। व्हेन वी ब्रिंग द ऑब्जेक्ट बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जब हम ऑब्जेक्ट को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे रख देते हैं, तो द बाइसेप्स रिलैक्स एंड द ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट, तब ये बाइसेप्स जो है वो रिलैक्स हो जाता है और ट्राइसेप्स जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। फॉर आवर बोन्स एंड मसल्स, बोन्स और मसल्स इतना हेल्प करते हैं बॉडी को, तो इनको ख्याल भी रखना चाहिए। कैसे हम लोग केयर कर सकते हैं? वी शुड ऑलवेज मेंटेन गुड पोस्चर, हमें एक अच्छे पोस्चर में बैठना चलना चाहिए, टू अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस टू द बोन्स। अब तुम बैठते हो तो ऐसे रीढ़ का हड्डी झुका के बैठते हो ना, अच्छे से एक अच्छे पोजीशन में पोस्चर में बैठना चाहिए, ठीक है। वी शुड ईट फूड रिच इन कैल्शियम, हमें खाना वैसा खाना चाहिए जो कि कैल्शियम रिच हो, जिसमें कि कैल्शियम काफ़ी हो, प्रोटीन्स काफ़ी हो, ठीक है। जिसके ये कैल्शियम प्रोटीन किस में मदद करता है? कैल्शियम हड्डियों को मजबूत करता है, प्रोटीन मसल्स को बिल्डअप करता है, ठीक है। इससे हमारा बोन्स और मसल्स जो होता है वो हेल्दी रहता है, ठीक है। सनलाइट हेल्प करता है हमारे बॉडी को क्या बनाने में? विटामिन डी ऑब्टेन करने में। हमारे विटामिन डी हमारा बॉडी कहाँ से ऑब्टेन करता है? सनलाइट की मदद से ऑब्टेन करता है, विच इज़ ऑल्सो बेनिफिशियल फॉर आवर बोन्स, जो कि हमारी रीढ़ की हमारी हड्डियों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। सो वी शुड एक्सपोज आवर बॉडी टू सनलाइट रेगुलरली, इसीलिए हमें सनलाइट भी लेना चाहिए कभी कभी, वो भी हमारे हड्डियों को मजबूत हेल्दी रखने में बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अब हम लोग बात करते हैं नर्वस सिस्टम। अभी हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात कर लिए, और लास्ट एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी का लगभग सारा फंक्शंस यही परफॉर्म करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, ईटिंग, या फिर डाइजेस्टिंग फूड, खाना पचाने में, रिमेम्बरिंग नेम्स, नाम याद रखने में, या लेसन्स जो हम लोग याद करते हैं उन सबको भी रिमेंबर करने में भी नर्वस सिस्टम ही हेल्प करता है। हम ड्राइंग करते हैं या बात करते हैं, सब चीज़ में नर्वस सिस्टम मदद करता है, ठीक है। ये देखो नर्वस सिस्टम का डायग्राम भी बनाया हुआ है, ये नर्व्स बनाए हुए हैं। नर्वस सिस्टम किस किस चीज़ से बना हुआ है? स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स और ब्रेन से, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नेटवर्क ऑफ नर्व्स। नेटवर्क ऑफ नर्व्स क्या? ये नर्व्स का बहुत सारा पूरा नेटवर्क बना हुआ है ना, सब तरफ फैला हुआ है ना, यही नेटवर्क ऑफ नर्व्स हो गया। बीच में तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये ब्रेन हो गया, ठीक है। अब इन तीनों पार्ट के बारे में हम लोग थोड़ा डीपली पढ़ लेते हैं। पहले ब्रेन के बारे में बात करते हैं। ब्रेन इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ आवर बॉडी। ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर होता है, हमारे बॉडी का सबसे प्रमुख ऑर्गन होता है, और हमारे बॉडी को कंट्रोल सेंटर भी यही रहता है, ठीक है, बॉडी का।
इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड स्कल, ये एक स्कल के द्वारा प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। द ब्रेन हैज़ 3 मेन पार्ट्स, ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेरेब्रम, सेरेबेलम और मेड्यूला, ठीक है। तीनों पार्ट किसी इसका तीनों पार्ट का अलग अलग फंक्शंस है, वो पूछा जा सकता है, ठीक है। सेरेब्रम जो होता है इज थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, ये थिंकिंग पार्ट होता है, सोचने वाला जो भी कार्यक्रम होता है वो सेरेब्रम में होता है। देखो ऊपर में बना हुआ है सेरेब्रम, ठीक है। ये अब सेरेबेलम है, ये पहले हम लोग सेरेब्रम के बारे में बात करते हैं। इट कंट्रोल्स आवर वॉलेंट्री मसल्स, सेरेब्रम जो है पहले थिंकिंग पार्ट में हमारे ब्रेन को मदद करता है, हमारे वॉलेंट्री मसल्स को भी कंट्रोल करता है, हमें देखने, सुनने, कुछ याद करने या कुछ सोचने या कुछ याद रखने में मदद करता है। वी यूज़ द सेरेब्रम वाइल सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स, जब मैथ्स बनाते हैं तो ही तब सबसे ज़्यादा सेरेब्रम ही यूज़ होता है। अगर तुम्हारा सेरेब्रम ख़राब होगा तो मैथ्स नहीं बन पाएगा। और रनिंग इन द फील्ड, खेल दौड़ने में भी हमको मदद करता है, दौड़ भी नहीं पाओगे तुम फील्ड में सेरेब्रम के ख़राब होने पे। सेरेब्रम ऑल्सो कंट्रोल्स आवर फीलिंग्स सच एज, सेरेब्रम किस फीलिंग को कंट्रोल करता है, हम जब दुखी होते हैं, हम जब खुश होते हैं, हम जब डरे होते हैं, इन सब प्रोसेस में सेरेब्रम ही इम्पॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है। अब हम लोग बात करते हैं दूसरे पार्ट के बारे में, सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या होता है? सेरेबेलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पोस्चर, ये देखो सेरेबेलम बना हुआ है ना, सेरेबेलम हमारे पोस्चर बने रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, हमारा बैलेंस बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा बॉडी मूवमेंट कर सके इसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल रहता है, और कोऑर्डिनेशन ऑफ मसल्स, एक मसल्स दूसरे से मसल्स से कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सके, ठीक है। दस सेरेबेलम हेल्प्स अस स्टैंड स्ट्रेट, इसीलिए सेरेबेलम हमारे बॉडी को स्टैंड स्ट्रेट खड़े रखने में भी मदद करता है, हमारा जिससे कि हम अपना बैलेंस खो के गिर न जाएं, ठीक है, इसके लिए सेरेबेलम ही जिम्मेदार है, सेरेबेलम ही हेल्प करता है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, मेड्यूला। मेड्यूला या फिर इसको ब्रेन का स्टेम भी बोलते हैं, ठीक है। स्टेम तो समझते हो ना, प्लांट में पढ़े हो ना स्टेम, हाँ। वैसे ही ब्रेन का स्टेम जो होता है वो मेड्यूला होता है, ठीक है। मेड्यूला देखो ये स्टेम की तरह बना हुआ है ना, हाँ। चलो, इट कंट्रोल्स, अब ये क्या कंट्रोल, किसको कंट्रोल करता है? हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स को कौन कंट्रोल करता था? वॉलेंट्री मसल्स को सेरेब्रम कंट्रोल करता था, ठीक है। इनवॉलेंट्री मसल्स को कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला कंट्रोल करता है, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? जैसे कि जो हम लोग सांस लेते हैं, खाना पचाते हैं, डाइजेशन, ब्लड सर्कुलेशन, खून के प्रवाह में, कफिंग या फिर स्नीजिंग, खांसने में या छींकने में, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पहला ब्रेन के बारे में तो हम लोग बात कर लिए, जो नर्वस सिस्टम का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट कौन सा है? स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ठीक है, दूसरा और तीसरा पार्ट है। अब हम लोग आवर बॉडी हैज़ अ वास्ट नेटवर्क ऑफ नर्व्स, हमारे बॉडी में एक बड़ा नेटवर्क है नर्व्स का, नसों का। द नर्व्स कैरी, नर्व्स क्या करते हैं? ये कैरी करते हैं मैसेजेस बैक एंड फोर्थ, मतलब ले जाते हैं और ले आते हैं, कहाँ से? ब्रेन से ले जाते हैं रेस्ट ऑफ द बॉडी को, और वाया स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ले जाते हैं, कहाँ से? ब्रेन से ले जाते हैं, अलग अलग पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के, और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए फिर ब्रेन तक इंफॉर्मेशन वापस पहुँचाते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज़ अ लॉन्ग एंड थिक बंडल ऑफ नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो लंबा और मोटा बंडल ऑफ नर्व्स होता है, जो कि प्रोटेक्टेड होता है किससे? वर्टिब्रेई से, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन एट द मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कैसे कनेक्ट होता है? मेड्यूला से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, 3 तरह का नर्व्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व्स और मिक्स्ड नर्व्स। अब सेंसरी नर्व्स क्या होता है? सेंसरी नर्व्स जो होता है वो मैसेज कैरी करता है, वेरी गुड, फ्रॉम कहाँ से? आँख से, नाक से, आँख से, कान से, नाक से, जीभ से या फिर स्किन से, ठीक है। कहाँ ले जाता है? ब्रेन तक ले जाता है, या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है, ठीक है। मोटर नर्व्स क्या होता है? ये कैरी करता है ऑर्डर्स, ये कैरी करता था मैसेज, ये कैरी करता है ऑर्डर, ठीक है। कहाँ से? ब्रेन से ऑर्डर कैरी करता है या स्पाइनल कॉर्ड से, और कहाँ पहुँचाता है? रेस्ट ऑफ द बॉडी। अगर मान लो कि तुम्हारे बॉडी को कोई तुमको मन किया कि कोई सामान उठाते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन जो है वो मोटर नर्व्स के थ्रू ऑर्डर भेजा, ठीक है। कहाँ, किसको भेजा? तुम्हारे हाथ को भेजा, ठीक है, हाथ के नर्व्स तक पहुँचाया, हाथ को सिग्नल मिला कि अब कोई सामान उठाना है, वो लिफ्ट कर लिया, ठीक है। मिक्स्ड नर्व्स, मिक्स्ड नर्व क्या होता है? मिक्स्ड नर्व कैरी बोथ मैसेजेस एंड ऑर्डर्स टू एंड फ्रॉम द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। मिक्स्ड नर्व्स मैसेजेस भी कैरी करता है और ऑर्डर्स भी कैरी करता है, ठीक है। कहाँ से? ब्रेन से और या फिर स्पाइनल कॉर्ड से,
ठीक है, तीनों तरह के नर्व्स समझ में आया? हाँ। चलो, नॉर्मली सेंसरी नर्व्स जो होता है वो कैरी करता है मैसेजेस टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड देन सेंड्स द मैसेज टू द ब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड उसके बाद मैसेज को ब्रेन तक भेज देता है। आफ्टर द ब्रेन रिसीव्स अ मैसेज, जब ब्रेन रिसीव करता है एक मैसेज, इट सेंड्स अ रिस्पॉन्स मैसेज, वो रिस्पॉन्स मैसेज भेजता है। कहाँ, कैसे? स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। किसको भेजता है? मोटर नर्व्स को भेजता है टू कैरी आउट द एक्शन। मोटर नर्व्स को बोलता है चलो भाई सामान उठाया जाए अब, ठीक है। चलो अब एक और टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब कि तुम्हारा रिफ्लेक्स कितना है, रिस्पॉन्स टाइम कितना है। समटाइम्स आवर बॉडी नीड्स टू एक्ट क्विकली फॉर इट्स सेफ्टी। अगर हम तुम्हारे मान लो ड्यूस बॉल तुम्हारे सर की तरफ फेंकें तो तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन बोलेगा ना हटो भाई, सर हटाओगे फट से, नहीं हटाओगे तो खेल खत्म। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी एक्सीडेंटली टच अ शार्प ऑब्जेक्ट, जब हम लोग कोई नुकीली ऑब्जेक्ट को छूते हैं तो वी पुल बैक, तुरंत हम अपना हाथ हटाते हैं, ठीक है। क्यों हटाते हैं? क्योंकि हम हर्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसको अवॉइड करने के लिए, हर्ट होने से बचने के लिए हम अपना हाथ तुरंत हटाते हैं वहाँ से। इस तरह के केसेस में देयर इज़ नॉट इनफ टाइम, इस तरह के केसेस में हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं रहता है फॉर अ मैसेज टू रीच द ब्रेन, हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचे उससे पहले हमको हटाना है। सो एज सून एज द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव द मैसेज, तो जैसे ही मैसेज मिलता है स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनली कॉर्ड बोलता है, ऑर्डर भेज देता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड असिस्टेंट की तरह काम करता है, छोटा छोटा काम के लिए, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है उसके लिए स्पाइनली कॉर्ड काम कर देता है कि वहाँ तक पहुँचेगा, ब्रेन तक पहुँचेगा, टाइम लग जाएगा, तब तक तो हाथ जल चुका रहेगा या कट चुका रहेगा। इट सेंड्स द ऑर्डर डायरेक्टली टू द हैंड, स्पाइनल कॉर्ड जो है तुरंत ऑर्डर भेज देता है, किसको? हैंड को भेजता है कि हटाओ भाई हाथ हटाओ। इंस्टेंटली वी पुल बैक आवर हैंड इवन बिफोर रियलाइजिंग व्हाट हैपेंड, जिससे पहले कि कुछ हो उससे पहले ही हम हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। यही रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ये रिफ्लेक्स एक्शन का ऑर्डर कौन देता है? स्पाइनल कॉर्ड देता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड। अब पूछा जा सकता है रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है? स्पाइनल कॉर्ड के, स्पाइनल कॉर्ड के, ठीक है। मेमोरी क्या होता है? वी आर बॉर्न विथ ऑल द नर्व्स दैट वी नीड। हम जब जन्म होते हैं तो हमारे पास सारे नर्व्स मौजूद रहते हैं जो भी हमको ज़रूरत होते हैं, ठीक है। बट मेनी ऑफ देम, पर उनमें से कई जो होते हैं वो कनेक्टेड नहीं होते हैं, ठीक है, जन्म से। एज वी लर्न न्यू थिंग्स, जैसे जैसे हम नई चीज़ जानते जाते हैं, द ब्रेन क्रिएट्स एंड स्टोर्स न्यू कनेक्शंस। जैसे जैसे हम नई चीज़ सीखते जाते हैं, ब्रेन्स जो है वो नया कनेक्शन बनाते जाता है। इस तरह से हम अपना मेमोरी बिल्डअप करते हैं, ठीक है। द ब्रेन रिकॉल्स दीज कनेक्शंस, उसके बाद ब्रेन जो होता है रिकॉल करता है इस कनेक्शंस को व्हेनेवर वी नीड द इंफॉर्मेशन अगेन। अब कुछ याद करने का वापस पुराना इमेजिनेशन सोचना रहता है तो ब्रेन जो होता है रिकॉल करता है कनेक्शन, जिससे कि हम पुरानी चीज़ों को फिर से याद कर पाते हैं या याद रख पाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर में एक बार पढ़ लेना पूरा चैप्टर, ठीक है। पूरा चैप्टर पढ़ना, फिर क्वेश्चन आंसर सारा बनाना। जिस क्वेश्चन आंसर में या फिर चैप्टर में कोई भी डाउट होगा वो कल क्लास में पूछ लेना, ठीक है। कोई डाउट होना नहीं चाहिए, पूछ ज़रूर लेना, ठीक है। एक बार ज़रूर पढ़ जाना। अगर पढ़ गए पूरा चैप्टर तो बहुत आसान होगा याद रखने में और पूरी तरह से याद भी हो जाएगा, ठीक है। बाद में फिर याद करने का ज़रूरत, मेहनत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो चलें, बाय।